बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, वही डिस्कशन जो आपके साथ पिछले 3 दिन से चल रही है उसको आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि टैक्स क्या है। टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। टैक्स का असल मकसद क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन। क्या रेवेन्यू कलेक्शन इज द ओनली पर्पस? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज भी इसका मकसद है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी इसका मकसद है। और अगर वो आपको ये कहे कि भाई आप हमें सिर्फ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव बताएं, तो आप बताएं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स तो मेनली सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और उसमें आप ये वाली बात करेंगे जी टैक्स जो है इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्या काम करने के लिए? कमज़ोर एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करने के लिए टैक्स को माफ़ कर देते हैं। हाँ, दूसरे नंबर पे आप टैक्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी अगर एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रही है और वही सेम प्रोडक्ट इंपोर्ट की जा रही है, तो आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे और वो वाली प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर रहे होंगे उस पर इंपोर्ट टैक्सेस लगा देंगे ताकि अपनी लोकल इंडस्ट्री बच जाए, उसको फायदा हो। फिर तीसरे नंबर पे हमने कहा था कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर कर देता है टैक्स। यानी जितनी कीमत बढ़ी है किसी प्रोडक्ट की उतना उस पर टैक्स कम कर दें ताकि आवाम के लिए प्राइस सेम रहे। और फिर हमने कहा था कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो टैक्स को बारगेनिंग टूल के तौर पे रखते हैं ताकि टैक्स माफ़ करके एक एज मिल जाए इंडस्ट्रीज को और वो चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सके। और इसके बाद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो एक पॉइंट हमेशा से है ही। फिर उसके बाद एक टैक्स के ऑब्जेक्टिव है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या करें? एलिमिनेट कर दें। अगर लाहौर में कीमत मुख्तलिफ है, मुल्तान में मुख्तलिफ है, तो जितनी कीमत का डिफरेंस है उतना टैक्स कम कर दें। जितनी कीमत का डिफरेंस है उतना टैक्स कम कर दें। तो ये भी एक तरीका है। ये भी एक ऐसा वे है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जिससे टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुल्क को फ़ायदा हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद जिस चीज़ को एनकरेज करना है टैक्स, वहाँ पे टैक्स कम कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। टैक्स वाले साइंस को, इन्वेंशन को, एजुकेशन को, लेबर फोर्स की ट्रेनिंग डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं। और टैक्स वाले जिस चीज़ को डिस्करेज करना होता है टैक्स वाले वहाँ टैक्स बढ़ा देते हैं। जैसे सिगरेट, तंबाकू या कोई भी ऐसा सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता लोगों के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। और फाइनली एक कॉन्सेप्ट छोटा सा उसके बाद ये था कि जनाब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप सारी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल के जरिए करें। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट की ये बात नहीं मानता और ये ट्रांजैक्शन कैश में करता है तो फिर क्या होगा? जो ट्रांजैक्शन कैश में की जाएगी FBI वाले उसको क्या ट्रीट करेंगे? इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। तो जनाब
ये अगला पहलू था। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बंदा काम करेगा उसको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। सर जी ये सारी बातें मैं आपके साथ पहले दिन की थी। फिर अगला दिन आया और अगले दिन आपकी बात शुरू हुई कि गवर्नमेंट बिजनेसमैन को लालच देती है, ये कहती है कि हम आपका टैक्स माफ़ कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे। अगर आप अंडर डेवलप्ड एरिया में इंडस्ट्रीज लगाएंगे और बिजनेसमैन इस चक्कर में कि मैं अंडर डेवलप्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाऊंगा तो मेरा टैक्स बच जाएगा, मुझे टैक्स माफ़ कर देगा, वहाँ पर इंडस्ट्री लगा देता है। जब अंडर डेवलप्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाई जाती है उससे क्या आता है, डेवलपमेंट होती है। किस तरह, लोगों को नौकरी भी मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और ओवरऑल अंडर डेवलप्ड एरिया में खुशहाली आती है। टैक्स अमीर आदमी पर ज़्यादा, गरीब आदमी पर कम लागू किया जाए। असल टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना, लेकिन तरीके से मुराद ये है कि अमीर आदमी से ज़्यादा टैक्स भी लिया जा सकता है, लेकिन जिसकी इनकम कम है उससे टैक्स कम वसूल किया जाए। हाँ, लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पे टैक्स ज़्यादा कर दिया जाए। वो आइटम जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है, अगर उन पर उनको इंपोर्ट किया जा रहा है तो टैक्स क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद अगली बात है कि जो बंदा चैरिटी का, वेलफेयर का इंस्टीट्यूशन बनाता है उस इंस्टीट्यूशन पे टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। और मैंने आपको कहा था जी, एक टैक्स एग्जेम्पशन होती है जिसका मतलब होता है टैक्स माफ, एक टैक्स क्रेडिट होता है जिसका मतलब होता है टैक्स में कमी, और एक टैक्स इंसेंटिव का वर्ड होता है जिसका होता है कोई भी टैक्स के हवाले से बेनिफिट या फायदा। तो जनाब, टैक्स चैरिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टैक्स एग्जेम्पशन है, और वो बंदा जो ऐसे इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहा है उसको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और फाइनली इसमें जो तीसरी बात है वो है टैक्स एग्जेम्पशन फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट टू प्रमोट एग्रीकल्चर। एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट जो होता है उस पर भी टैक्स एग्जेम्पशन लगती है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारा इतनी ज़्यादा अराजी है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट चाहती है कि लोग एग्रीकल्चर उगाएं और उससे रिलेटेड काम करें, उस पर उनको क्या कर दिया जाएगा, टैक्स बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा। सर ये वाली बात हुई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा था जी, एडम स्मिथ की बातें की थी, और एडम स्मिथ की कौन सी बातें की थी, 4 असूल उसके बताए थे। सबसे पहला था सर्टेनिटी, टैक्स देने वाले और टैक्स देने वाले को सर्टन होना चाहिए कि कितना टैक्स बनता है और कितना अदा करना है। दूसरा था कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, टैक्स की अदायगी आसान होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए। टैक्स की अदायगी, टैक्स की पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट। जिस तरह पेमेंट करनी है और जब पेमेंट करनी है, दो पहलू हैं। टाइम जब करनी है, मैनर जिस तरह पेमेंट करनी है, दैट शुड बी कन्वीनियंट। इक्वालिटी, सब लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। और इकॉनमी ऑफ कलेक्शन के टैक्स की कलेक्शन इतनी महंगी ना हो कि टैक्स को कलेक्ट करना डिस्करेज हो जाए, और टैक्स इतना ज़्यादा ना हो कि बिजनेस डिस्करेज हो जाए। ठीक हो गया सर जी, ये इसकी बात की थी। फिर उसके बाद आगे आ गए थे और बात की थी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी। लेवी का क्या मतलब था, लागू, इम्पोज। सर प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स में सबसे पहला पढ़ाया था बेनिफिट प्रिंसिपल, जो कहता था, अगर भाई आवाज़ डिस्प्ले क्लियर है ऑनलाइन वालों के लिए, जो कहता था
जो बंदा, सबसे पहले बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है जो बंदा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जितना फायदा उठा रहा है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जो मोटरवे जितनी देर यूज करेगा उसको उतना ज्यादा टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहला है बेनिफिट प्रिंसिपल। दूसरे नंबर पे आते हैं एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। बेसिकली एबिलिटी टू पे टैक्स ये कहते हैं कि अमीर आदमी को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, गरीब आदमी को कम टैक्स देना चाहिए। और तीसरा आ गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। वो कहते हैं सब लोगों को एक फिक्स परसेंटेज के तहत टैक्स देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये वाला असूल लागू होना चाहिए, भाई 10% लगा दें, खत्म। 100 रुपये वाला भी 10% दे, 1000 वाला भी 10% दे। हाँ, ये तीनों अप्रोचेज हैं। अब ये प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स मैंने आपको डिस्कस किया। इसके बाद आ गया काइंड्स ऑफ टैक्सेशन, और मैंने आपको बताया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कल पढ़ा दिया था ना ये वाला भी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की बेस पर कौन सा टैक्स आया है? प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर इनकम 10 लाख है या 1 लाख है, टैक्स फिक्स लगेगा, यानी इन टैक्स फिक्स रेट पर लगेगा। यानी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा और टैक्स रेट क्या हो जाएगा? इनकम बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन टैक्स रेट क्या हो जाएगा? फिक्स रहेगा। दिस इज काइंड्स ऑफ टैक्सेशन। कंपनीज इनकम टैक्स जो है, कंपनीज पे जो टैक्स, इनकम टैक्स लगता है वो इस कानून के तहत लगता है। दूसरे नंबर पे आ गया एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, यानी जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ज्यादा टैक्स दे। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है अगर, प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है अगर इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ना चाहिए। इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ना चाहिए। यानी इनकम बढ़ेगी, टैक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन टैक्स रेट भी बढ़ेगा। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। तीसरे नंबर पे आ गया था, अगर मैं यहां पर साथ ड्रॉ करूं तो इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट फिक्स रहा। यहां पर इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ा। और इसकी एग्जांपल मैंने क्या दी थी? इंडिविजुअल या एओपी पर जो टैक्स होता है वो इस कानून के तहत लगता है। तीसरा आ गया था रिग्रेसिव टैक्स, और मैं रिग्रेसिव टैक्स बड़ा अजीब टैक्स है, यानी उल्टा है। इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, टैक्स रेट उल्टा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इनकम आ रही है, टैक्स रेट फिक्स है। इनकम आ रही है, टैक्स फिक्स है, टैक्स रेट उल्टा कम हो रहा है। अब यानी इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, लेकिन टैक्स रेट उल्टा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहां पर एक बात बड़े काम की है, वो ये कि सर टैक्स रेट कम लगाते हैं। मैंने कहा नहीं, पिछली क्लास में काफी बच्चे ने इस बात पे डिस्कशन की। सर टैक्स रेट नहीं कहा, हम टैक्स रेट को नहीं छेड़े, हमने टैक्स फिक्स कर दिया। वो जिस बंदे की जितनी हैसियत है उस हिसाब से उसके लिए मुश्किल या आसान है। अगर यहां पे सब लोगों को कहा जाए कि भाई 50 रुपीज फाइन जमा कराएं, तो जिसकी जेब में 1000 रुपए उसके लिए वो 5% है, जिसकी जेब में 100 रुपए उसके लिए वो 50% है। मैं तो सब बच्चों पे 50 रुपए फाइन किया, किसी पे ज्यादा कम नहीं किया। मसला किधर आ रहा है?
मसला आ रहा है उसकी अपनी जेब में कितने हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। सो टेक्निकली ऐसा नहीं है कि मैं इंडिविजुअली बता रहा हूं भाई तुम्हारा 5% दो, तुम 10% दो, तुम 15% दो ना, मैंने तो अमाउंट को फिक्स कर दिया है। अब जिसकी जितनी जेब में पैसे होंगे उस हिसाब से उसके लिए डिपेंड करता है कि मुश्किल है या आसान है। लेकिन जाहिर बात है अगर मैं 50 रुपए फिक्स करूंगा तो जिसकी जेब में पैसे ज्यादा है उसके लिए देना आसान होगा, जिसकी जेब में पैसे कम है उसके लिए देना मुश्किल होगा। ये असल थीम है। यहां पर बात है कि कल वाली एग्जांपल दी थी कि जो बंदा बाइक पे फ्यूल डलवाने आया है वो भी 1 लीटर पे 50 रुपए का टैक्स दे रहा है, और जो बंदा BMW पे डलवाने आया फ्यूल वो भी 1 लीटर पे 50। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, ये असल कॉन्सेप्ट। ये सेल्स टैक्स। हाँ, अब ये वाला पहलू कि क्या ये होना चाहिए, एक ये क्वेश्चन भी आया, स्टूडेंट ने रेज किया, सर जी ये क्या होना चाहिए। भाई ये इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा सेल्स टैक्स को रेकमेंड नहीं करती कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में जहाँ पर लोग टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा करते हैं वहाँ पर फिर ये इसके ज़रिए ही पैसे इकट्ठे होते हैं। देखिए मेरी इनकम थी 1 करोड़ रुपया, मैंने शो की मेरी इनकम 10 लाख है, उस पर टैक्स दिया 10,000 रुपये, जबकि मुझे टैक्स देना चाहिए था 3 लाख रुपये, तो मैंने टैक्स चोरी किया। अब इसका अब हर बंदा अगर इंडिविजुअली इस तरह करेगा तो बिला आखिर जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होना चाहिए इकॉनमी में से वो नहीं होगा। अब जब इसको काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स टैक्स लगा देंगे। मैं सेल्स टैक्स चोरी नहीं कर सकता। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आइसक्रीम खाने जाऊं और फीस अगर 100 रुपये की तो उसको कहूँ कि यार ये पकड़ो ऐसी, बाकी टैक्स मैं जानूँ, FBR जाने, वो तो देना ही पड़ेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। ये तो बेसिकली इस तरह के टैक्सेस रिग्रेसिव टैक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, इस तरह के टैक्सेस को डिस्करेज किया जाता है क्योंकि ये गरीब तबके के लिए बहुत मुश्किल होते हैं और इनकी वजह से इन्फ्लेशन भी आती है। ज़ाहिरी बात है जब आप बग़ैर इस चीज़ को कंसीडर किए कि किसकी क्या इनकम है टैक्स लगाएंगे तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा, और इस वजह से बहुत ज़्यादा लाइकली नहीं है कि इन टैक्सेस को लागू किया जाए। मगर मैंने बताया कि पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में जहाँ पर इनकम टैक्स लोग जमा नहीं करवाते, टैक्स चोरी करते हैं, वहाँ पर फिर इस तरह के टैक्सेस को ज़्यादा लागू किया जाता है ताकि पैसे रिकवर किए जाएं लोगों से। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि जब आप छुरी फेरेंगे तो अमीर बंदे को तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमने कल इसकी काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार इसकी डिस्कशन हो जानी चाहिए। प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स क्या है? सर this system tax system requires that the same percentage of income from all taxpayers regardless of their income, fixed percentage. A proportional tax applies the same tax rate across low, middle and high, low, middle and high income taxpayers. रिग्रेसिव टैक्स क्या है? रिग्रेसिव टैक्स क्या है? इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, टैक्स रेट कम। वो कहता है इनकम बढ़ेगी, टैक्स रेट कम होगा। हाई टैक्स रेट टू लो इनकम पर्सन एंड लो टैक्स रेट टू हाई इनकम पर्सन।
असल में गेम ये जुमला लिखा हुआ है, रिग्रेसिव टैक्स इज टैक्स दैट इज टैक्स दैट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? एक जैसा। ये वो वाला टैक्स है जो एक जैसा सब पर अप्लाई होता है, यानी अमाउंट सेम होती है। इसका नुकसान क्या होता है? ये लोअर इनकम इंडिविजुअल्स के लिए बड़ा सख्त होता है। अब आगे आ जाए प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ा। और इसकी थीम क्या है? अ रिच मैन शुड पे मोर देन अ पुअर मैन। जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देगा, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ज्यादा टैक्स देगा बल्कि परसेंटेज भी ज्यादा देगा। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। जल्दी से एक बार ये तीनों पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे कर। ले सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। टैक्स का कानून में क्या खसूसियात होती हैं? यार हमने बार बार कहा टैक्स तो कंट्रीब्यूशन है जो आम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सवाल अगला है कि क्या ये कंट्रीब्यूशन वॉलेंट्री है? आप मस्जिद में जाएं नमाज पढ़ने, एक बंदा ऐलान करे कि जी मस्जिद की तामीर हो रही है, पैसे चाहिए, और वो बंदा टोकरी लेकर आपकी तरफ बढ़े, आप फौरन 2 रकात नमाज और पढ़ने लग जाए। ठीक है, अब ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। आप नमाज पढ़े, वो बंदा आपसे ज़बरदस्ती मस्जिद के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको टैक्स का नोटिस आ जाए तो फिर चाहे आप सारी रात नमाजें पढ़ते थे, वो पैसे तो आपको अदा करने ही पड़ेंगे। दिस इज द डिफरेंस। इसलिए कहा जाता है टैक्स एक एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, वॉलेंट्री नहीं है, आपकी मर्जी, आपका मूड नहीं है, एनफोर्स्ड है। कानूनन आपको, कानूनी तौर पे आपकी जिम्मेदारी कि आप वो टैक्स जमा कराएं। अगर कोई बंदा टैक्स नहीं जमा कराता तो ये एक जुर्म है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक हो गया, ये कानून की खिलाफ वर्जी है टैक्स ना जमा कराना। हर बंदा जिसका टैक्स है, जो पैसे कमाता है और इनकम टैक्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसका टैक्स अदा करना बनता है, उसके लिए लाजिम है कि वो टैक्स जमा करवाए, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो आप मस्जिद की मैंने एग्जांपल दी, वो आप अच्छी बात है पैसे डोनेट करें, लेकिन वो कोई जिम्मेदारी नहीं है, एनफोर्स नहीं है। सर मेरा टैक्स बनता था, मैंने आखिरी टैक्स की आखिरी दिन, जिस दिन गोशवारे जमा कराए थे, उस दिन चेक काट के दे दिया 3 माह की डेट का कि यार ये चेक ले लो। क्या टैक्स वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे? द आंसर इज नो। पेमेंट बाय चेक इज नॉट एक्सेप्टेड। मेरे पास चेकबुक नहीं थी, मैंने अपने लेटर हेड पे लिखा, मैं अली इमरान आपसे वादा करता हूं कि 3 माह बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। क्या ये वाला नोट जिसमें मैंने प्रॉमिस किया है, जिसको प्रोमिसरी नोट कहते हैं, मुझे आप बताइए क्या टैक्स वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे? द आंसर इज नो। टैक्स वालों ने मुझे नोटिस भेजा कि तुम्हारा 1 लाख का टैक्स बनता है, वो जमा कराओ। मैंने उन्हें कहा मेरी मोटरसाइकिल पड़ी है, वो ले लें। तो टैक्स वाले क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? द आंसर इज नो। सर
ये कहते हैं इन काइंड। याद रखिएगा, पेमेंट होती है इन कैश या इन काइंड। यस, इसको कहते हैं इन काइंड, चीज दे देना कोई। ठीक हो गया। कहते हैं कि वो जो लतीफ़ा बना हुआ है कि वो दोस्त गए, उन्होंने खाना खाया, उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने सारी रात बर्तन धोए। असल में उन्होंने पेमेंट इन काइंड की, यानी अब पैसे नहीं थे, पैसे नहीं दिए उसके बदले में। या एक साहब हैं, वो खाना छाना खा के कहते हैं कि पैसे तो मैं घर भूल गया हूँ। वो मैनेजर ने फ़ौरन उनका मोबाइल उठा लिया, कहते हैं चलो ठीक है फिर ये मोबाइल दे दें। सर समझ आ रही है? यानी इसको कहते हैं इन काइंड पेमेंट। या पैसे दिए जाते हैं, पैसे के बदले कोई सर्विस या कोई चीज़। ये जो मैंने बाइक की एग्जांपल दी है, ये असल में क्या है? इन काइंड है। टैक्स वाले कहते हैं हम इन काइंड कबूल नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे बैंक में जो पैसे जमा होंगे वो कबूल करेंगे। सर जी, टैक्स प्रोपोर्शनेट इन करेक्टर है, यानी इनकम बढ़े तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए। और अगली बात यह है कि जिसकी जितनी हैसियत हो उसको उतना टैक्स अदा करना चाहिए। टैक्स के कवानीन ये कहते हैं। और फिर हम एक बात बड़ी डिटेल में कर चुके हैं कि टैक्स के कवानीन, कानून आपने पढ़े हैं। हर कानून हर चीज़ के लिए नहीं है, जहाँ पर जो अप्लाई होता है वो उसके लिए कानून है। यानी जिस कंपनीज के लिए फ्लैट टैक्स ज़्यादा सूटेबल है तो वहाँ पर फ्लैट टैक्स की बात करें। इंडिविजुअल के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो भाई कानून तो बहुत से हैं, लेकिन ये सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस वेरी करते हैं कि कौन सा कानून किसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या गवर्नमेंट ने क्या लागू किया हुआ। हाँ, टैक्स लगना किस पर है? इनकम पर, ट्रांजैक्शन पर, प्रॉपर्टी पर। और इसके अलावा लागू किया जा सकता है एक्स राइट्स और प्रिविलेजेस पर। अच्छा, इनकम जो टैक्स है वो कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स है वो कौन सा टैक्स है? सेल्स टैक्स। प्रॉपर्टी पर जो टैक्स है वो कौन सा टैक्स है? प्रॉपर्टी टैक्स। और वो कहते हैं टैक्सेस एक्ट राइट्स और प्रिविलेजेस पर भी लागू किए। फॉर एग्जांपल माइनिंग, मैं मिसाल देने को, माइनिंग करना किसी जगह पर, उस पर टैक्स है, तो ये एक एक्ट है जिस पर टैक्स लगाया जा सकता है। सर्विसेज पर टैक्स होता है, राइट्स पर टैक्स होता है, कॉपीराइट्स कह लीजिए, फ्रेंचाइज लें तो उस पर टैक्स लगता है। वो सर समझ आ रही? तो ये इन चीजों पर भी टैक्स लागू होते हैं। सर, टैक्स लागू करेगा कौन? कहते हैं टैक्स लागू करेगी स्टेट। कौन सी स्टेट? जिसकी जूरिसडिक्शन में वो बंदा ही है, उसकी प्रॉपर्टी होगी। ये जूरिसडिक्शन क्या होता है? जूरिसडिक्शन सर, जूरिसडिक्शन कहते हैं हदूद को। सर, जब कोई, हर अथॉरिटी की ना एक हद होती, वो उस एरिया के अंदर उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चा बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा है। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, मोबाइल रखो, ध्यान से लेक्चर सुनो। उसने मोबाइल छोड़ दिया। वही बच्चा बाहर यहाँ पे कैंटीन में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा है। अब मेरी जुरिसडिक्शन नहीं है कि मैं उसे कहूँ यार खबरदार मोबाइल नहीं यूज़ करना। होगा सर क्लास में आपकी बात मानी है, अब ये इस तरह तो मुझे हर जगह पर ना कहें। पॉइंट समझ आ रहा है? एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन होती है, एरिया ऑफ अथॉरिटी।
सर एक एग्जांपल और पिच करता हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। मैं यहाँ से बाहर निकला, रोड पर गया हूँ, तो एक गन पॉइंट पर एक बंदे ने मुझसे मेरा मोबाइल और पर्स स्नैच कर लिया। अब मैंने कहा क्या करूँ, फ़ोन करके पूछता हूँ कि यार अब क्या हाल है, तो देखा फ़ोन तो वो भाई ले गए। मैं घर चला गया, घर गया, घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा जी कि आप FIR फौरी दर्ज करवा दें, क्योंकि खुदा न खास्ता ये आपका मोबाइल किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, अब क्या किया, वहाँ से मैंने घर से पुलिस स्टेशन आ गया, थाने में आया, थाने में उन्हें सारा वाक़या सुनाया। उन्हें वाक़या सुनने के बाद कहा कि ये वकूआ किधर हुआ है। मैंने कहा ये वकूआ हुआ है गार्डन टाउन SBI के सामने। वो कहते हैं वो तो हमारी हदूद में ही नहीं है, आप गार्डन टाउन के थाने जाके रिपोर्ट दर्ज कराएं। ज्यूरिसडिक्शन का समझ आ रहा है, वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, एरिया ऑफ अथॉरिटी में नहीं है, तो टैक्स लागू करेगी स्टेट, और स्टेट के वो लोग, वो ऑफिस, वो टैक्स वाले लोग जिनकी ज्यूरिसडिक्शन में आप या आपकी प्रॉपर्टी आ रही हो। अगर मैंने प्लॉट लाहौर में लिया हुआ है तो मुझे कराची रीजन के, कराची से नोटिस नहीं आ सकता कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर टैक्स जमा कराएं। मैं उन्हें कहूँगा भाईजान आपके हिसाब से मुझे कह रहे हैं, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ये बात आती नहीं। अच्छा, एक तरफ तो ये एरिया ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन है, आप नोट करना, अक्सर आप कभी रास्ते में गुजर रहे हो ना, तो वो कहेगा फलां थाने की हदूद यहाँ तक है, बोर्ड लगा होता, तो वो असल में वो ज्यूरिसडिक्शन ही उन्होंने की होती। ये एक तो ज्योग्राफिकल है। दूसरे नंबर पे एक अगला पहलू इसका ये है कि क्या उसकी अथॉरिटी भी है। एक अथॉरिटी होना और दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया, एरिया ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत ज़रूरी है। ज्यूरिसडिक्शन में ये चीज़ें आती हैं। तो भाई टैक्स वाले टैक्स लागू करेंगे, लेकिन वो टैक्स वाले जो जिनकी हदूद में आप आ रहे हैं, जिनकी हदूद में आप फॉल कर रहे हैं। सर जी, पर्सन्स, प्रॉपर्टीज, एक्ट्स, राइट्स एंड ट्रांजैक्शन विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टेट, टैक्सिंग स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन में जो लोग होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, एक्ट्स, राइट्स और ट्रांजैक्शन होंगी, वो टैक्स लागू करेंगे आपके ऊपर, उन पर टैक्स लगेगा। ले सर, अगर ये बात आपको क्लियर, क्या ये बात आपको समझ आई? यस और नो? अब अगली बात, सर टैक्स का कानून कौन पास करता है? टैक्स का कानून कहाँ से अप्रूव होता है? एक स्टोरी सुनिए, ज़हन में रखनी है, ये आपके काम आएगी। असल में होता ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, जिसको आप हुकूमत कहते हैं, ये नेशनल असेंबली के सामने यानी पार्लियामेंट के सामने एक बिल पेश करती है जिसको कहते हैं फाइनेंस बिल। और जब ये बिल पास हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और ये फाइनेंस एक्ट के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम की जा सकती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो टैक्स का कानून लागू हो रहा है वो कौन सा कानून है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये कानून बना और लागू हुआ।
किसने लागू, किसके जरिए लागू हुआ? पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया तो ये कानून लागू हुआ। तो ये वाला कानून किसने अप्रूव किया हुआ है? पार्लियामेंट ने। अब इसमें अगर तब्दीली होनी है तो वो कैसे होनी है? पार्लियामेंट के जरिए होती है। अब यहां पर दो चीजें समझनी बड़ी जरूरी है। सबसे पहले ये कानून बना तो ये अप्रूव हुआ पार्लियामेंट से, उसके बाद इस कानून में कोई तब्दीली करनी है तो वो भी पार्लियामेंट से मंजूर होगी तो की जाएगी। सर इस कानून में तब्दीली क्यों करनी है? सुकून से बैठे रहें। जितने सीए के स्टूडेंट हैं वो भी तंग होते हैं, ज़रा पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, पेपर अच्छा नहीं हुआ, अब अगली टेंशन है यार, अब टैक्स में तब्दीली, चेंजेस आ जाएंगी, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यस, वजह सर 2001 में जब कानून बना था तब जो 50 रुपये 100 रुपये की वैल्यू थी, क्या आज वो है? आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे शायद जो 2001 में पैदा भी ना हुए हों, है ना, 2001 के बाद पैदा हुए हों। तो सर आपके पैदा होने से पहले का कानून है। ये तो हर साल अपडेट होता है। कैसे अपडेट होता है? कानून वही है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हर हुकूमत नेशनल असेंबली के सामने बजट और बिल पेश करती है। ये बिल किस महीने में? बता दो सर, ये जून के महीने में होता है। ये बिल जब पास हो जाता है नेशनल असेंबली से तो ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। 2024 में ये वाला कानून पास हो चुका है, जून के महीने में पास होता है। और ये लागू कब होता है? इंप्लीमेंट कब होता है? इंपोज कब होता है? एनफोर्स कब होता है? 1 जुलाई 2024 से। कब तक? ये 1 साल के लिए होता है। कब तक? 30 जून 2024, सॉरी 30 जून 2025। तो इसे कहा जाता है, ये टैक्स ईयर 2025 है। ये टैक्स ईयर 2025 है। यानी फाइनेंस एक्ट 2024 फॉर द पीरियड ऑफ 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। तो ये पीरियड होता है, इस पीरियड को कहा जाता है टैक्स ईयर। और जो कानून पास हुआ है 2024 में, वह तो उसे कहा जाता है, यानी कानून 2024 में पास हुआ है 2025 के लिए। सर समझ आ रही है? तो फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट 2024 होगा और टैक्स ईयर 2025 होगा। इस कानून को पास कौन करता है? पार्लियामेंट पास करती है। सर क्या ये पॉइंट समझ आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कहां करना चाहिए? सर 4 मेजर एरियाज हैं। सबसे पहले टैक्स का पैसा इस्तेमाल होगा सिक्योरिटी के लिए। मुल्क की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिक्योरिटी क्या हो सकती है? ये सिक्योरिटी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। भाई मैं जो कमाऊंगा सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा ना कि मैं अपनी सेफ्टी पे पैसे खर्च करूं, मेरे से जो मेरी इनकम है वो कोई छीन के ना ले जाए। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी कौन करता है? जो दूसरे मुल्कों के हमले से हमें बचाता है। वो कौन है? पाक आर्मी। दूसरे मुल्कों के हमले से हमें बचाया हुआ आर्मी ने। ऐसा है या नहीं है? दूसरे नंबर पे आ गया इंटरनल सिक्योरिटी, जो विद इन पाकिस्तान एक दूसरे पर लोग हमला करते हैं उसके लिए बचाती। कौन? पुलिस बचाती है कि नहीं बचाती? जितना आर्मी दूसरे मुल्कों से बचा रही है उतने पुलिस भी
ठीक हो गया सर जी। उसके बाद ये आ गया हमारा सिक्योरिटी। दूसरा हमारा मकसद है, दूसरा पैसा खर्च होता है हेल्थ पर। पहली बात है, लोगों की सेहत पर पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, इलाज होगा, आपका सेहत कार्ड है, ठीक हो गया वो। तीसरा आ गया एजुकेशन। तालीम है, स्कूल्स हैं, फ्री स्कूलिंग है और इस तरह की चीज। चौथा आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडरपास बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, ठीक हो गया। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेजर एरियाज हैं जहाँ पर टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है। यहाँ ये जो, इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी जो एट लार्ज पब्लिक के लिए हो। तो टैक्स के कानून को कैसा होना चाहिए ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। साउंड का क्या मतलब होता है? अच्छा, तगड़ा, साउंड टैक्सेशन सिस्टम। आप लोगों में से जिन लोगों ने पढ़ा लॉ उन्हें पता है साउंड पर्सन होता है और एक अनसाउंड पर्सन होता है, ठीक है। साउंड ठीक, अच्छा। सर जी सबसे पहला वो कहता है फिस्कल एडिक्वेसी। एक मिसाल से इसको समझाता हूँ। नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट हैं दूसरे आउट स्टेशन से लाहौर आए होते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे होते हैं, हर महीने घर से पैसे आ रहे हैं और खा पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं। जो बच्चा थोड़ा सा सीरियस होता है उसका सबसे पहला टारगेट पता क्या होता है? यार मैं बस इस काबिल हो जाऊं कि मैं पर मंथ पैसे घर से ना मंगवाऊं। स्टेप 1। बहुत से एवेन्यूज़ हैं, ऑनलाइन अर्निंग का तरीका है, कुछ नहीं, आप होम ट्यूशन पढ़ लें, पढ़ा लें तो आप पैसे कमा लेते। मैंने इस टाइम पर काफ़ी होम ट्यूशन पढ़ाई, टीचिंग शुरू मैंने होम ट्यूशन से की है। ऑल्दो मैं लाहौर में ही रहता था और एज सच मुझे अपने एक्सपेंसेस मीट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दिया, उससे हो गया, स्टार्ट हो गया। पहला स्टेप ये लिया, घर से पैसे ना मंगाने पड़े। फिर बच्चा सेटल हो गया, घर से पैसे नहीं मंगा रहा, अपने खर्चे खुद उठा रहा और साथ 3 ट्यूशनें भी पढ़ा रहा। अब हुआ क्या? अब अगला मसला आ गया। अगला मसला ये आया कि सर पेपर सर पे आ गए। अब 3 ट्यूशनें पढ़ाता रहेगा, अपना पेपर तो ख़राब कर बैठेगा। उसने क्या किया, पेपर जब सर पे आए तो उसने एक ट्यूशन रख ली कि बस मेरा गुजारा होता रहे, बाकी मैंने नहीं करना। और उस एक ट्यूशन में भी पेपर के दिनों में उसने ऑफ कर लिया। और जब ख़त्म हो गए एग्ज़ाम्स तो अब चार ट्यूशन पढ़ा रहा है। वो मेरी बात समझ आ रही है? अब इस सारी एग्जाम्पल से एक बात समझाना चाहता हूँ। मुल्क भी ऐसा ही है। सबसे पहले वो चाहता है टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि उससे पूरे मुल्क का अखराजात मीट कर ले, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स मीट हो जाए। हाँ, जब मुल्क में ज़रूरत हो पैसों की तो फिर टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए। हाँ, और जब आवाम को रिलीफ देना चाहे तो ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि आवाम को सहूलत दे दे और टैक्स का पैसा कम इकट्ठा हो। 3 बातें मैंने आपको बताई। बात नंबर 1, आप अपने अखराजात खुद पूरे करें। यार आपने अगली क्लास के लिए आए हैं तो भी टाइम हुआ तो नहीं है, तो अपने टाइम पे आएंगे ना आप। थैंक यू।
ये आपको करना चाहिए था सर। 2 बंदे बैठे देख रहे हैं, थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। सर जी पॉइंट क्या है? 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। बात नंबर 1 है खर्चा पूरा करने, इतना टैक्स से इतना पैसा आ जाए कि मुल्क का खर्चा पूरा हो जाए। बात नंबर 2, अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा टैक्स से जनरेट कर लें, अगर कम पैसा चाहिए तो कम जनरेट करें और आवाम को रिलीफ दे दें। ये 3 बातें लिखी हुई हैं। किस तरह लिखी हैं आए पढ़ते हैं। वो कहता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू टेकन एज ए होल शुड बी सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इतना पैसा हो जाए टैक्स से कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पूरे हो जाएं। दूसरी बात, रेवेन्यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग एनुअली। एक्सपेंड किया जा सके, फैलाया जा सके, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके, सुकेड़ा। यार पॉइंट समझ आ रहा है? एक्सपेंड कहते हैं ज्यादा पैसा चाहिए एक्सपेंड कर लो, पैसा कम चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कर लो। किसके मुताबिक? रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो एक्सपेंड कर लेंगे, पैसा आ जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर कम है तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, पैसा चला जाएगा। पैसा ना है आवाम को रिलीफ दे दे। सर दिस इज फिस्कल एडिक्वेसी। हमारा दूसरा पॉइंट है इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। वो कहता है सब लोगों के साथ एक जैसा कानून हो और जिसकी जितनी हैसियत है वो उसके मुताबिक टैक्स दे। तीसरा आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। सर जी टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर। कभी ये पढ़ा है? कब पढ़ा है? सर आज भी पढ़ा है। एडम स्मिथ ने कहा था क्लियर। सर जी तीसरा पॉइंट पहले पढ़िएगा, कन्वीनियंट एज टू टाइम एंड मैनर। पढ़ा कभी? ये भी पढ़ा है। सर चौथा पॉइंट देखिएगा, नॉट अनड्यूली बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस एक्टिविटी। पढ़ा है? ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। ये इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन में था। हाँ ये वाला पॉइंट अलबत्ता नहीं है। वो कहते हैं एनफोर्सेबल बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स। Sound taxation system. Principle of sound taxation system should be enforceable by the adequate and well-trained public officials. Consistency or compatibility with economic goals. ये हमारा आखिरी पॉइंट। सर जी एक बच्चे से मैंने पूछा है बेटे आपका क्या प्लान है, आपने कितनी अटेम्प्ट्स में कैफ पास करना है? कहते हैं इंशाल्लाह 2 अटेम्प्ट्स। मैंने कहा माशाल्लाह। इस अटेम्प्ट में कितने पेपर दे रहे? कहता है 2। इसका मतलब है कि उसका पूरे कैफ का गोल और इस अटेम्प्ट का गोल आपस में इन लाइन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। सर टैक्स इकोनॉमी का हिस्सा है। आपका वजीर आजम कहता है इंशाल्लाह बहुत हो गई, अवाम ने बहुत बोझ उठा लिया, अब हमने अवाम को रिलीफ देनी है। अगले हफ्ते फ्यूल की प्राइसेस में 50 रुपए का टैक्स ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है जो ओवरऑल इकोनॉमी का गोल है उसके साथ टैक्स इन लाइन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है laws should be consistent with the economic goals or programs of the government which pertains to basic services intended for masses। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई टैक्स का कानून कंसिस्टेंट होना चाहिए इकोनॉमिक गोल्स के साथ। पहली बात वो इकोनॉमिक गोल्स और प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं जिनका ताल्लुक है, परटेन है, ताल्लुक है किसके साथ? बेसिक सर्विसेज के साथ, इंटेंडेड फॉर मैसेज। बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। मैसेज का मतलब होता है अवाम।
इसको पब्लिक एट लार्ज भी कहा जा सकता है कि यार इसका मकसद है कि आम जो मेजॉरिटी पब्लिक है उसके फायदे के लिए जो प्रोजेक्ट्स और जो प्रोग्राम बनाए गए हैं का टैक्स का कानून उसके साथ क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। समझ आ रही है सर? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं, इस वीकेंड पर इसका टेस्ट भी लेना है, आप लोगों को चाहिए आप साथ के साथ तैयारी करें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।